मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश कहानियों के किनारे। अफसाने का उन्वान है मन्नत। मुंबई से पंढरपुर जाने वाली टोलियां लेजिम बजाती, नर्म सख्त धूप में सर पर फेटा बांधे, लकड़ी की दिंडी यानी पालकी में विट्ठल की मूर्ति लिए आगे बढ़ी चली जा रही थी। पुणे, बारामती, इंदापुर रोड के रास्ते ये टोली शोलापुर रोड छोड़कर पुणे जिले के आखिरी गांव बावड़ा से आगे बढ़ी। बावड़ा में होनराव अपनी बहन मुक्ता और माँ शांता, जिसे वो आई कहते थे, को लिए टोली के साथ हो लिया। बावड़ा एक छोटा सा गांव है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं। पूरे गांव में कोई 500 घर होंगे। गांव के आसपास खेत हैं जिनमें गेहूं, ज्वार और गन्ने की फसल होती है। ये बहुत शांत गांव है। यहाँ हफ्ते में एक दिन यानी जुम्मे के दिन आठौड़े बाजार यानी हफ्ता बाजार लगता है, जिसमें सब्जियां, खाने पीने की चीजें, किराना, राशन और थोड़ा बहुत कपड़ा फरोख्त होता है। बाकी दिनों में खरीदारी के लिए गांव वालों को अकलुज गांव जाना पड़ता है। यहीं इन लोगों का बड़ा सा घर है। आई मुक्ता के लिए मन्नत करना चाहती थी। अगली बार तभी आऊंगी जब मेरी मनौती पूरी होगी। हे विट्ठल पांडुरंग, मेरी लेक यानी बेटी को शादी लायक बना दे। अपने सर पर गमले में तुलसी का पौधा उठाए उन्होंने अकीदत से कहा था। उस वक्त मुक्ता 18 साल की थी। गदराए जिस्म की, तीखे नैन नक्श, दरमियाना कद, खिलता हुआ रंग, शोख रंग चूड़ियों से भरे हुए हाथ, बीच की मांग, 2 चोटियां लाल रिबन से बंधी हुई, बड़े घेर के लहंगे जैसा टखनों तक का परकर और शर्ट जैसा छोटा कुर्ता, माथे पर कुमकुम का टीका। खेत पर बाबा को खाना देने जाती तो गांव के लड़के आहें भरकर देखते। बबन की आंख चल जाती और वो फौरन आंख पकड़कर रगड़ने लगता, क्योंकि रुककर उसे मुक्ता घूरती। शादी करेगी मेरे से? वो पूछता। अपने बाबा को भेजूं? चल भाग जाते हैं। बबन हर बार एक नया फिक्रा फेंकता। क्यों? अपने बाबा को भेजता क्यों नहीं रे? खाली बड़बड़ करता है, मेरे बाबा से डरता है क्या? नहीं, तेरे बाबा से नहीं तो अपनी माँ से। तो जाना घर। मुझसे क्यों पूछता है? शादी करेगी क्या मेरे से? अपनी माँ से पूछना। बबन की माँ सर पीट लेती है। क्या कमी है उसमें? लंगड़ी है कि अंधी कानी? बबन चिढ़कर कहता है। वो भी चल जाएगी मगर मुक्ता नहीं। आई तो मुक्ता से जलती है क्या? अब क्या बोलूं रे। मुक्ता भी अपनी दूसरी बहनों की तरह खेलती कूदती बड़ी हुई थी। स्कूल जाने का शौक तीनों ही बहनों में नहीं था। भाई ने तो हिसाब किताब तक की पढ़ाई कर ली थी, सूद पर पैसा देता था। बाप किसान थे। एक एक करके दोनों बहनें जवान हो गईं। मुक्ता वैसी ही रही। कितने डॉक्टरों वैद्यों को बताया, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मुंबई के बड़े जनाना बीमारियों के डॉक्टर का नाम सुझाया, मगर शहर जाकर इलाज कैसे करवाएं? वहां कोई ऐसा भी तो नहीं जिसके पास जाकर कुछ दिन रह सकें। बात धरी रह गई। दवाइयों का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुक्ता का जिस्म जरूर फूल गया था। वो उम्र से बड़ी लगने लगी थी। छोटी बहनें एक के बाद दूसरी 16 साल की हुई और ब्याह करके विदा कर दी गई। लड़कों की माओ ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा था कि मुक्ता को नजर उठाकर न देखें, मगर नजरों पर किसका बस चला है। उनकी अपनी नजरें भी उस पर थी। दौलतमंद घराने की लड़की जो थी, बहुत मिलेगा। बबन की माँ को भी यही लालच मुक्ता की माँ के पास ले गई, मगर शांताबाई ने समझा कर भेज दिया। बाद में दुख उठाने से अच्छा है शादी ही ना करें। लड़की हम पर बोझ नहीं है, मुक्ता की माँ ने कहा। कैसी चहकती थी मुक्ता बचपन में। सब बहनों से तेज थी, वो बाप की लाडली। अब वो एक तरह से खुश था कि बेटी उसके पास रहेगी। बेटे का क्या है, ब्याह तक अपना, मगर कभी कभी उसका दिल भी कचौके लगाता। काश सब कुछ ठीक होता। छोटी बहनों की शादियों के बाद मुक्ता कुछ बुझी सी रहने लगी थी। घर में भाभी आ चुकी थी। सभी के 3-4 बच्चे थे। भाभी के साथ किचन में चकचक रहने लगी तो माँ ने कहा, तू गाय भैंस देख ले। मुक्ता बड़ी सफाई पसंद थी। अपने हाथों से तवेले की सफाई करती, गाय भैंसों को नहलाती, उन्हें चारा देती, दूध दोहती। उसे पानी बहुत अच्छा लगता था। बार बार हाथ साफ करती, अपने बर्तन खुद धोकर रखती, गेहूं ज्वार वगैरह साफ करती, मगर चूल्हे के पास नहीं फटकती थी। जल्दी जल्दी विली यानी पांव दराती पर सब्जियां काट कर रख जाती। कभी कभी वो अपने बर्तनों के साथ साथ सारे बर्तन भी धो डालती, मगर जब मूड नहीं होता तो कहने पर भी नहीं कह देती, नहीं करूंगी। मुक्ता की 3 सहेलियां बिन ब्याही थी। फुर्सत में उनसे गप्पे लड़ाती, मगर शीला, फिर माया, फिर रेखा
तीनों सहेलियां मुश्किल से ही सही ब्याह दी गईं और कुछ दिनों में अपनी गृहस्थियों में कुछ ऐसे उलझी कि मिलना मिलाना तक मुश्किल हो गया। मुक्ता को चुप्पी लग गई। अज्जी यानी दादी के पास बैठी रहती, गाय भैंसों का काम करना भी छोड़ दिया। खाना लग जाता तो दादी के साथ रसोई में आ जाती और दादी की तरह ही सीधे हांडियों से बर्तन में खाना लेकर बैठती, दोबारा ना लेती। भाभी नाराजगी से देखती कि खाना बनाने में तो नहीं आई लेकिन परोसने भी नहीं देती, खुद लेगी। दादी सास के डर से वो कुछ बोलती नहीं थी, फिर उसे भी उसकी आदत हो गई। खाने के बाद दादी मुक्ता को लेकर चली जाती। माँ मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म करती, कपड़े हमाम में लगाती और आवाज देती, मुक्ता। मुक्ता आती और गर्म पानी की बाल्टी उठाकर हमाम में चली जाती। उम्र के साथ साथ मुक्ता में एक खास किस्म की जिद आ गई थी, या फिर अकेलेपन की ख्वाहिश। दादी की मौत के बाद तो वो तन्हाई पसंद हो गई थी। बस दहलीज पर बैठी दरवाजे की तरफ देखकर खुद से बातें करती रहती। कोई बात बार बार बड़बड़ाती भी और फिर अपने आप से कहती, चुप बैठ, थप्पड़ मारूं क्या। वो अपने आप से कहती। वो दिन में कभी सोती न थी, बैठी रहती या घर में घूमती रहती। खाना भी वो जरा सा खाने लगी थी। घर में सब्जी आती तो साफ करने जरूर बैठ जाती। बहनें मायके लौटते हुए उसके पैर पड़ती तो वो कहती, मुझे पूना आना है, चलो ना मौसी। भांजे भांजी बुलाते, नहीं बाद में। वो डर जाती। किसी की शादी में या किसी काज में जबरदस्ती ले जाते तो घबरा जाती। यहाँ क्यों आए? घर से बाहर निकलते हुए डरती थी, भीड़ में हाथ कसकर पकड़ लेती। वो अपनी किसी पसंद का इजहार नहीं करती थी। सवेरे के 9 बजे होंगे। भाभी अलगनी पर कपड़े सुखाकर तह करके लाई और माँ ने मुक्ता के लिए हमाम में कपड़े लगाकर आवाज दी कि वो आकर नहाने का गर्म पानी ले जाए। मेरे कपड़े मुड़ा दिए, मैं नहीं नहाऊंगी। कपड़े मोड़ दिए, कपड़े मुड़ा दिए, मेरे कपड़े। मुक्ता ने हमेशा की तरह हमाम में गर्म पानी रखा था, कपड़े देखे थे और चिल्लाने लगी थी। माँ दौड़ी आई, कपड़े मुड़ा दिए, मेरे कपड़े। आहिस्ता बोल, वही नहीं यानी भाभी को बुरा लगेगा, बेचारी सारा दिन खटती है। मेरे कपड़े। चुप कर बेटा, चुप कर। वहीनी को शायद भाभी ने सुन लिया था। उसके बाद मुक्ता मुकर्ररा वक्त पर भाभी के हाथ के धुले कपड़े चटक कर डालती और सूखते ही अच्छी तरह तह करके रख देती। एक एक करके न जाने कितने बरस गुजर गए। आज भाई होन राव की बड़ी बेटी के लिए रिश्ते वाले आने वाले थे। माँ बहू की मदद करने में पीछे नहीं रहती, शायद बेटी की भरपाई करती थी। मुक्ता की दादी के मरने के बाद वो किसी भी काम में क्यों न हो, दरमियान में मुक्ता के पास जरूर जा बैठती। आज माँ ने समझा बुझाकर मुक्ता को अंदर उसके कमरे में भेज दिया था, नाश्ता लगाने में मदद की। कुछ देर लड़के वालों के साथ बैठकर पोती को उनके पास बिठाया और बेटी के कमरे में आ गई। मुक्ता आईने में अपना चेहरा बड़े गौर से देख रही थी। माँ ने उसे ध्यान से देखा। उसने अपने सारे गहने पहने हुए थे और अपनी भाभी की शादी का घूंघट सर पर ओढ़े हुए थी। मांग की जगह पर एक छोटा सा सफेद घुंघराले वालों का गुच्छा बिंदिया की तरह झूल रहा था। माँ चुपचाप पलट गई। कमरे के दरवाजे के बाहर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पैर कांपने लगा गिर पड़ेंगी। जमीन पर बैठ गई। सासू माँ, बहू ढूंढती हुई आई। क्या हुआ? अहो सुनो, देखो तो क्या हुआ आई को। इधर से हौनरा, उधर से मुक्ता माँ के पास दौड़े आए। माँ ने मुक्ता को ऊपर से नीचे तक देखा। वो वैसी ही सीधी सादी 6 गज की आम औरतों की पहनने वाली शौक गुलाबी रंग की फूलों वाली साड़ी में लिपटी थी। बदन पर जेवर था ना घूंघट। फिर वो सच था कि ख्याल उनकी कभी जोर पकड़ रही थी। जा खाना खा कर आ। इस हालत में भी माँ को सिरहाने बैठी टकटकी लगाए अपने को देख रही मुक्ता की फिक्र थी, लेकिन उसने इनकार में सर हिला दिया। डॉक्टर 5 बजे आएगा, शहर गया है। होनराव दौड़कर पता कराया। 1 घंटा है। सासूबाई खुद को संभालिए, बहू ने उनके पैरों की मालिश करते हुए कहा। तूने खाया सुन भाई? उन्होंने बहू को पूछा। हाँ सासू माँ, बहू ने मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा। इसका मन ठीक नहीं, ठीक लगेगा तो ले लेगी, हो सके तो बेटी के हाथ से इसे दूध भिजवा दो, माँ ने कहा। मुक्ता ने इनकार में सर हिला दिया तो बोली, ठीक है नहीं लाएगी, तू घबरा मत, मैं तेरे मरने के बाद ही मरूंगी। बिस्तर पर पड़ी तेज बुखार में वो बड़बड़ा रही थी। उनकी हालत देखकर सब रो रहे थे। माँ ठीक हो गई मगर उनके पैर अकड़ गए, खड़ी नहीं हो पाती थी। घर भर में घिसटती फिरती, लेकिन बहू की मदद करने में बैठे बैठे जो कर सकती करती। पैरों की मजबूरी कम ही आड़े आती। बहू बहुत कहती, बेटी मदद कर देगी। माँ आई, नहीं पढ़ने दो मेरी पोती को, इसकी शादी के दिन दूर नहीं, बड़े प्यार से कहती और बहू मुस्कुरा देती। माँ बूढ़ी हो गई थी, बाबा भी लकड़ी टेकते थे, खेत पर कम जाते।
मजदूर किसान घर आकर आंगन में बैठते, हिसाब देते, गप्पे लड़ाते। माँ कितनी बार बीमार हुई उसकी गिनती क्या। हर बार उठ बैठती, हर बार कहती मुक्ता को छोड़कर नहीं मर सकती। कुछ दिनों से मुक्ता ने भी हांडी से खाना लेना छोड़ दिया था। बस चम्मच भर चावल और दाल लेकर बैठ जाती थी। खाना खाकर अपने बर्तन धोकर कोने में रख देती। सिर्फ दोपहर में खाने लगी थी। रात में माँ घिसटती हुई आती और दूध पिला जाती। गदराया बदन धीरे धीरे हड्डियों का हार दिखाई देने लगा। मुक्ता अब 2 दिनों में एक बार खाने लगी थी। उसके बाकी रोजमर्रा के काम बरकरार थे। सुबह के कामों से निपट कर वो अपनी पसंदीदा दहलीज पर जा बैठती। आज बबन ने मुक्ता को 25 साल बाद देखा था। आज बबन ने मुक्ता को 25 साल बाद देखा था। वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही सुंदर और मासूम, लाल फूलों की साड़ी, सोने की चूड़ियां, गले में चेन, कानों में मोती के फूल। पहचाना? मैं बबन, पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था। पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था ना, वहीं बस गया था। 25 साल बाद आया हूँ। तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो। उसने अपनी खुशी भरी हंसी दबाई। मुक्ता ने उसे नजर भर के देखा, आंखें मुस्कुराई, फिर शांत और अनजान हो गई। वो अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर अपनी उंगलियां गिनने लगी। बबन वहीं रुक कर उसे एकटक देख रहा था। वो सर खुजाने लगी। पत्नी भी आई है, कल मिलाने लाऊंगा। चल हट। मुक्ता ने पास पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाकर फेंका। बबन की पेशानी से खून बहने लगा। साली, आई एम सॉरी, बबन ने कहा। माफ कर बेटा, ये बावली हुई है, तू बुरा मत मानना। मुक्ता की माँ घिसटती हुई आई। अंदर आजा, पट्टी करती हूँ, माथे से खून बह रहा है। काकी, आपके पैरों को क्या हुआ? उन्हें घिसटते देखकर वो अपनी तकलीफ भूल गया था, मगर फिर अचानक पेशानी के चोट से बहते खून और शर्मिंदगी का ख्याल आया और कोई बात नहीं कहता हुआ जवाब सुने बगैर ही बबन वहां से चला गया। शाम गहरा गई थी। मुक्ता की माँ सिरहाने बैठी, उसे पंखा चल रही थी। सुबह से वो कुछ बोली ना हिली डुली। कई दिनों से उसका खाना बंद था। माँ बेटे को देखकर बोली, मोहन राव देख तो, दीदी ठीक तो है? आई दीदी तो ठंडी हो गई। मोहन राव नाड़ी देखकर बोला, जा बाबा को बता दे। उन्होंने इतनी शांति और बगैर किसी तनाव के मोहन राव से कहा तो वह तड़प कर माँ के गले लग गया। मुक्ता को मरे आज 13 दिन हो गए। पूरा गांव खाना खाकर गया था। माँ बुखार से थक रही थी, फिर भी हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रही थी। बहू हाथ से झाड़ू लेने लगी तो प्यार से डांटा, क्या सुख उठाया तूने भी? ये हम बुलाते थे मगर तुझ पर बोझ नहीं डालना था ना, इसलिए मैं नहीं गई। उन्होंने हंसकर बहू को गले लगा लिया। अगली सुबह गांव वालों को फिर उसी घर में जमा होना पड़ा। मुक्ता की मां नहीं रही। पवन पंढरपुर की यात्रा के लिए लकड़ी की डिंडी यानी पालकी में विट्ठल की मूर्ति को सजा रहा था। तू तो उसे पसंद करता था ना, मगर मुक्ता तो तेरे से प्यार करती थी। कैसे मालूम? बबन ने सोचा, आज माँ को क्या हो गया है? वो बोली थी मेरे को एक बार, अपने खेत में आई थी पूछने को के बबन की बेचैनी माँ से छुपी नहीं रही कि मेरा क्या दोष है। फिर मैं बोली, पूरे रिश्तेदारों को मालूम है तुझे माहवारी नहीं आई, कितनी जड़ी बूटियां हजम करके, अब इसमें मेरा क्या दोष? फिर बबन ने पूछा। वो पलट कर जाने लगी थी तो मैंने उसे रोका और बोली, सुन बेटा, किसी को मालूम नहीं होता, या हम दूसरे गांव के होते तो और बात थी। अब लोग पूछेंगे ना कि तेरे बेटे में क्या दोष था, क्या आंखों देखी मक्खी निगल ली। मुंबई से पंढरपुर जाने वाली टोलियां लेजिम बजाती नर्म सख्त धूप में हमेशा की तरह आज भी सर पर फेटा बांधे लकड़ी की डिंडी में विट्ठल की मूर्ति को लिए 15 दिनों की जत्रा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। पुणे, बारामती, इंदापुर रोड के रास्ते से ये टोली शोलापुर रोड छोड़कर पुणे जिले के आखिरी गांव बावड़ा के लिए बड़ी है। हर साल बबन की माँ अपने भाई बहनों के साथ आषाढ़ और कार्तिक के महीनों में विट्ठल रुक्माई यानी कृष्ण रुक्मणी के दर्शन करने के लिए पैदल जाती थी। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि बावड़ा में अमेरिका रिटर्न बबन राव अपनी आई और बीवी की जिद पर उन्हें लिए टोली के साथ शामिल होने को खड़ा था। कुछ लोग सर पर पीने के पानी की कलसियां और तुलसी का पौधा बड़े अकीदत से उठाए हुए थे। अगली बार तभी आऊंगी जब मेरी मनौती पूरी होगी। बबन की आई अपनी बहू के लिए मन्नत मानना चाहती। हे विट्ठल पांडुरंग, मेरी सून की गोद भर दे। अपने सर पर गमले में तुलसी का पौधा उठाए उन्होंने अकीदत से कहा था और वो
हरि विठ्ठल हरि विठ्ठला का जाप करने लग गई।